प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों का हुआ आदान प्रदान, सामरिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की जताई प्रतिबद्धता। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई सवालों का प्रभारी मंत्रियों ने दिया जवाब। भोजन अवकाश के बाद अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। राज्य में आज शाम 5 बजे थम जाएगा नगर निकाय चुनाव का प्रचार। आखिरी दिन भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में झोंकी दाखिल। और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव और पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में नए आपराधिक कानून पर रांची में बैठक। जामताड़ा से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का भारत मंडपम में समापन हो गया। भारत के एआई विजन को वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान हुई और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट कई मायनों में सफल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ दुनिया में बदलाव ला रहा है, जिसका हिस्सा अब भारत भी बन चुका है। इसी तकनीक के भविष्य को दिशा देने के लिए भारत ने तैयार किया एआई पर दुनिया का सबसे बड़ा मंच। 16 फरवरी से भारत की अगुवाई में शुरू हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के करीब 120 देशों के दिग्गज पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा समेत दुनिया भर से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में शामिल हुए। सरकार ने कहा है कि समिट पूरी तरीके से सफल रही है। This AI Impact Summit has been a grand success on many fronts. The quality of participation, the quality of dialogue was phenomenal. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Manav AI, which is AI of the humans, by the humans, for the humans. I think that was very well accepted. Practically every ministerial which we had, the bilateral which I and my colleague Shri Jitin ji had, everywhere, practically every minister resonated with this. सरकार के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया और सम्मेलन में बातचीत का स्तर बहुत ही उम्दा रहा। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव एआई का विजन दिया, जिसे सभी लोगों ने सराहा है। तमाम देशों ने दुनिया में एक जिम्मेदार और समावेशी एआई सम्मेलन के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की। सरकार के मुताबिक 70 देशों ने भारत के एआई समिट आउटकम का समर्थन किया है और उम्मीद है कि कल तक 80 देश इसका समर्थन कर देंगे। पिछले सम्मेलन में ये आंकड़ा 60 देशों का था। सम्मेलन के दौरान एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर $250 बिलियन के निवेश और $25 बिलियन वेंचर कैपिटल निवेश का ऐलान हुआ। So it's already crossed $250 billion for the infra-related investments. And about $20 billion for the VC deep tech investments which have been committed by investors. This is a very important sign for us. The numbers are important, but what is important is the world has confidence on India's role in the new AI age. सरकार का कहना है कि भारत का फोकस अपना सॉवरेन एआई मॉडल विकसित करना है। सरकार ने सम्मेलन के साथ ही भविष्य के रोड मैप का ऐलान करते हुए कहा, 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की शुरुआत होगी, तो साथ ही 28 फरवरी को माइक्रोन फैसिलिटी से उत्पादन की शुरुआत की घोषणा होगी। इस सम्मेलन की खास बात ये रही कि यहाँ केवल जोखिमों की बात नहीं हुई, बल्कि इसने दिखाया कि एआई कैसे दुनिया भर में बदलाव ला सकता है। अब तक के 4 वैश्विक सम्मेलनों में ये सबसे बड़ा था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सिर्फ तकनीक विकास की बात नहीं हुई, इसमें भाग लेने वालों ने एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को प्रोत्साहित किया।
सम्मेलन के जरिए भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता के साथ ही नेतृत्व क्षमता पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुआ हंगामा राहुल गांधी के इशारे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। कार्यक्रम में बाधा डालकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। देखिए, भारत का मान सम्मान पूरे विश्व भर में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और विश्व का एक तरीके से सबसे बड़ा एआई समिट दिल्ली में हो रहा है। इससे गर्व की बात क्या होगी? 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आए हैं। 40 बड़ी बड़ी विश्व की कंपनियां भी एआई समिट में भाग ले रही हैं। उस समिट में यूथ कांग्रेस के लड़कों का जाना और अपने शर्ट को उतारना और वहां प्रदर्शन करना, भारत को नीचा दिखाना, भारत को बदनाम करना, इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? कांग्रेस किस घटिया स्तर तक गिर चुकी है। यह सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि इन सब चीजों के घटनाओं के सरगना राहुल गांधी जी है। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन में भोजन अवकाश के बाद चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सरकार का पक्ष रखेंगे और अनुपूरक बजट पर सदन की अनुमति ली जाएगी। इससे पहले आज प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जनहित से जुड़े सवाल पूछे, जिसका जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिया। स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने को लेकर, जिसमें सरकार के विभाग का उत्तर आया है। उन्होंने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 भाग 3 के अंतर्गत नियम 22(3) में वर्णित प्रावधान का हवाला देते हुए उन्होंने अपना उत्तर दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं विलंब ना करते हुए माननीय मंत्री महोदय से मेरा सीधा पूरक प्रश्न रहेगा। माननीय मंत्री जी, जब विकास के कार्यों की निगरानी के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में जनप्रतिनिधि अध्यक्ष और सदस्य हो सकते हैं, तो प्रशासनिक हस्तांतरण और पदस्थापन की समितियों से उन्हें बाहर रखने का तार्किक आधार क्या है? क्या सरकार प्रशासन को जन उत्तरदायी बनाने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के भाग 3 अंतर्गत नियम 22(3) में तत्काल संशोधन का आश्वासन देती है, विचार रखती है? माननीय मंत्री, विभिन्न कोटि के कर्मियों का स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति हेतु विभागों में विभागीय स्थापना समिति गठित है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रोविजन और ऐसा कोई विचार अभी हम लोग के पास नहीं है। इन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में इस तरह का स्थिति है, वहां जनप्रतिनिधियों को भी स्थापना समिति जिला और प्रखंड स्तरों में शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में 976 दिनांक 19/2/2026 को कतिपय राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई, चिट्ठी लिख करके। यदि ऐसा है तो हम लोग इस पर विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी इस तरह का स्थापना समितियों में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई विचार लंबित नहीं। राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 27 फरवरी को मतगणना होगी। नगर निगम ने महापौर तथा नगर परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 275 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 2313 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। रोड शो, बाइक रैली और जनसभाओं के जरिए प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव पार्टी आधारित नहीं होने के बावजूद विपक्ष हार के डर से इसमें पूरी ताकत झोंक रहा है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का पूरा समय और उनकी शैडो टीम इस वक्त चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए सामाजिक और जातीय विभाजन का प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह की जनता जागे और गिरिडीह में यदि सुकून की जिंदगी चाहते हैं कि अपराध मुक्त रहे और फिर से यहाँ पर असामाजिक तत्व और तथाकथित नक्सलवाद के नाम पर जो लोग आपराधिक दबाव बनाते थे इस शहर को, उससे मुक्ति दिलाएं। बीच के दिनों में यहाँ के उद्योग धंधे में ग्रहण लग गया था, फिर से वो उद्योग पनपने शुरू हुए हैं, उसमें एक नया युग का शुरुआत हुआ है। हम ये चाहते हैं कि भाजपा के समर्थकों के प्रभाव में आकर एक सुकून की जिंदगी यहाँ बहाल हो और उद्योग धंधे यहाँ के आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल शाम जमशेदपुर में भाजपा समर्थित जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रिंकू सिंह तथा मानगो नगर निगम के मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह के पक्ष में रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुछ लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं है बल्कि देश की दशा एवं दिशा तय करने वाला है। उन्होंने झारखंड में केंद्रीय फंड का उपयोग नहीं होने पर चिंता जताई। भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। हम आने वाले दिन में बांग्लादेशियों को झारखंड से बाहर करेंगे। अगर नारा लगा है और मैं यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को ये कहूँगा, ये केवल नगर निकाय का चुनाव नहीं है, ये झारखंड के दशा और दिशा को बदलने वाला है। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया नगर परिषद, डोमचांच नगर पंचायत और कोडरमा नगर पंचायत के लिए 23 फरवरी को 114 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। शहर की सरकार बनाने की इस जंग में मुकाबला रोचक होता दिख रहा है। कोडरमा जिले के तीनों निकायों में चुनावी सरगर्मी तेज है। बैनर, पोस्टर और प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झुमरी तलैया नगर परिषद में 28 वार्ड हैं। यहां वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के अलावा अध्यक्ष पद के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा और झामुमो समर्थित उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है कि भाई पंकज अग्रवाल चूंकि निर्दलीय होकर पिछले बार जबकि जनरल सीट थी उस समय इन्होंने पहली बार आकर इतना अच्छा प्रदर्शन किया, जनता इन्हें चाहती है कि जो समस्या है नगर पालिका में उनकी सारी समस्या को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। साल 2010 में गठित कोडरमा नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं और यहां करीब 22,000 मतदाता हैं। अध्यक्ष पद के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। होल्डिंग टैक्स कम करने और साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर प्रत्याशी जनसमर्थन जुटाने में लगे हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं, इतना लोगों में उमंग और उत्साह है, लोग चाह रहे हैं कि एक विकल्प के रूप में मैं उनका बेटा, उनका भाई बनकर मैं सेवा करूं। समर्थन भरपूर है और लोगों का प्यार बहुत हमें मिल रहा है, प्यार भरे स्नेह और समर्थन। साल 2017 में 6 पंचायतों को अलग कर गठित डोमचांच नगर पंचायत में 14 वार्ड हैं और यहां करीब 20,000 मतदाता हैं। यहां बुनियादी समस्याओं के साथ होल्डिंग टैक्स भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बना हुआ है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर मतदान की अपील कर रहे हैं। पार्टी बेसिस चुनाव नहीं है, यहाँ मेरा फेस वैल्यू, जो मेरा शुरू से व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, सेवा भाव जो रहा है, उसके कारण पार्टी को लोग नहीं देखे, मेरा चेहरा को देख के लोग उन पर 100% भरोसा कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं रहते हैं वो तो होता ही रहता है, उसके बाद भी मैं अपने से जो भी बन पाया हम जनता के बीच में सहयोग किए और आज हम 20-25 साल से जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। भले ही निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी है। शहर की सरकार के गठन को लेकर प्रत्याशी जहां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, वहीं मतदाता भी 23 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में कल गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव
निष्ठा तिवारी और पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र की अध्यक्षता में नए आपराधिक कानून पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। संयुक्त सचिव ने पुलिस पदाधिकारियों को नए आपराधिक कानून के तहत मामलों का अनुसंधान समय सीमा के भीतर पूरा करने तथा वैज्ञानिक जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद लेने का निर्देश दिया। बैठक में ई साक्ष्य ऐप के उपयोग में आने वाली समस्याओं के अलावा साइबर अपराध, उग्रवाद, ड्रग कंट्रोल, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। CDTI चंडीगढ़ के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर साहिल अरोड़ा सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर और कर्माटांड़ थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी की गई। इस दौरान विक्रमडी और निजक जरा गांव के पास साइबर ठगी कर रहे 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वह खास करके बिजली बिल के नाम पर कैशबैक देने का ऑफर दिया जाता है, बैंक अकाउंट बंद होने का ऑफर दिया जाता है, आपका ATM कार्ड बंद होने का ऑफर दिया जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है टाटा कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर जो है इनको डाउनलोड कराया जाता है और फिर इनके द्वारा जो है साइबर अपराध का काम किया जाता है। कुल 8 लोगों में से 3 लोग जो हैं अभी हाल फिलहाल में ही प्रतिबिंब ऐप और समन्वय पोर्टल से हम लोगों ने प्राप्त किया है। गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और वरिष्ठ झामुमो नेता राकेश महतो की आज निर्मम हत्या कर दी गई। नियामाघाट थाना क्षेत्र के घुटवाली के निकट उनका शव जला हुआ मिला। डुमरी के SDPO सुमित प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर चुके हैं। इधर घटना से आक्रोशित लोग डुमरी फुसरो रोड जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने विधानसभा में झामुमो नेता की हत्या का मामला उठाया और उन्होंने हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पूर्व जिला परिषद का मार के हत्या कर दिया गया है और जला भी दिया गया है। यहाँ किसी तरह का कोई देख रेख तक अभी नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करें? तो हम लोग रोड पर उतरे हैं। जब तक इसका पूर्ण रूप से जांच नहीं होगा, जब तक नहीं गिरफ्तारी नहीं होगा हत्यारा को, तब तक हम लोग रोड पर ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है,
मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची में भारतीय सिनेमा सामाजिक वास्तविकताएं और प्रबंधकीय अंतर्दृष्टि विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का आज समापन होगा। सम्मेलन के अंतिम दिन आज प्रोफेसर अजीत N माथुर और प्रोफेसर सारी मतीला शामिल होंगे। कार्यक्रम में सिनेमा के सामाजिक सलाहकारों और प्रबंधन की रणनीतियों के बीच संबंधों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। देश भर के शिक्षाविद और शोधार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। इससे पहले उद्घाटन सत्र में FTII पुणे के कुलपति धीरज सिंह और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव सहित कई दिग्गज शामिल हुए। संथाली समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला बाहा पर्व एक पारंपरिक होली जैसा उत्सव है। ये पर्व वसंत ऋतु में पेड़ पौधों और प्रकृति की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान समाज में भाईचारे और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल देखते ही बनता है। संताल आदिवासी समाज के लिए बाहा पर्व बेहद खास है। बाहा का मतलब होता है फूल। जब सखुआ के फूल पेड़ों से लदे होते हैं तब संताल समाज बाहा पर्व बड़े धूमधाम से मनाता है। फागुन महीने में जब प्रकृति अपने सफेद फूलों से श्रृंगारित होती है, संताल समाज इस खूबसूरत मौसम का स्वागत हर्ष और उमंग के साथ करता है। 3 दिन के पर्व में प्रकृति पूजन, गीत, नृत्य और सादा पानी डालकर होली खेलना शामिल है। ये त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक भी है। बाहा पर्व का सबसे अहम पहलू है प्रकृति पूजन, जो संताल समाज की धार्मिक आस्था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। संताल समाज सखुआ के पेड़ को पवित्र मानता है और इसे संताल समाज अपने देवता का निवास स्थान मानता है। इस पर्व में पुजारी को गांव वाले नाचते गाते हुए जाहिर थान लेकर जाते हैं। वहां सखुआ पेड़ के नीचे पूजा करते हैं और फिर सभी को प्रकृति के आशीर्वाद के रूप में सखुआ फूल देते हैं, जिसे लोग कान में और जूड़े में लगाते हैं। बाहा पर्व का धार्मिक इतिहास संताल समाज की आध्यात्मिक श्रद्धा और प्रकृति पूजन की परंपराओं का अहम हिस्सा है। ये पर्व सामाजिक समरसता और आस्था को एक साथ जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। और बात मौसम की। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 23 फरवरी तक सवेरे कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 25 फरवरी को सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। केंद्र के अनुसार राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में 24 फरवरी को कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों का हुआ आदान प्रदान, सामरिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की जताई प्रतिबद्धता। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई सवालों का प्रभारी मंत्रियों ने दिया जवाब। भोजन अवकाश के बाद अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। राज्य में आज शाम 5 बजे थम जाएगा नगर निकाय चुनाव का प्रचार। आखिरी दिन भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में झोंकी ताकत। और गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव और पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में नए आपराधिक कानून पर रांची में बैठक। जामताड़ा से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार।